हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच से, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं कि एक फ्रेशर इंजीनियर को या 2 से 3 साल काम किए हुए साइट इंजीनियर को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आज मैं कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि किस तरह से एक सिविल इंजीनियर कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टेक्निकल नॉलेज। आप बीटेक करके जाते हैं या डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको थ्योरी की नॉलेज तो होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ड्राइंग डिटेल, कौन कौन सी ड्राइंग होती हैं, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, वर्किंग ड्राइंग, उस ड्राइंग के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज नहीं होती है। आपने का ड्राइंग का सब्जेक्ट तो होता है, डिप्लोमा में भी होता है और डिग्री में भी होता है, लेकिन आप उसको कितना सीरियसली पढ़ते हैं और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में कैसे उसको अप्लाई कर पाते हैं, इसकी थोड़ी कमी देखी जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला तो हो गया टेक्निकल नॉलेज। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में क्या क्या काम साइट पे चल रहा है उसकी नॉलेज आपको कंप्लीटली नहीं होती कि किस तरह से काम को करवाना है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। सेकेंड पॉइंट जो आता है आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आपके अंदर एक्सपीरियंस की कमी होती है। आप तुरंत पढ़ाई करके निकले होते हैं, आपने डिग्री की होती है, डिप्लोमा की होती है, उसके बाद आपको तुरंत आप साइट ज्वाइन करते हैं या कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो आपका एक्सपीरियंस तब होगा जब आप धीरे धीरे उस कंपनी में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे, आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस इन द केस ये भी हो सकता है कि आपको आपसे छोटे डेजिग्नेशन पे जो भी वर्कर होगा या फिर आपका सुपरवाइजर होगा, वो भी आपको, उसको भी आपको बॉस मानना पड़ सकता है। वो भी आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि उसको पता है आपको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी एक पॉइंट हमने आपको बताया कि ये आपको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है आपका लैक ऑफ एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में बहुत कमी देखी आती है। आपका जो एटीट्यूड होता है ना, एज ए सिविल इंजीनियर की, आप एक इंजीनियर हैं, वो उभर के आ नहीं पाता है। आप अपने आप को एज सिविल इंजीनियर शो नहीं कर पाते हो। आप ये बिल्कुल भी नहीं शो कर पाते हो कि आप एक इंजीनियर हो। आप बस एज ए ट्रेनर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। आप इस तरह से आप अगर किसी साइट को ज्वाइन करते हैं या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसी भी साइट पे जाएंगे ना तो एज ए ट्रेनर जाएंगे। जैसे आप किसी के अंडर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आप सीखने की चाह में जाते हैं। आप किसी को बताने की उसमें नहीं जाते हैं, आप सब सीखने जाते हैं, क्योंकि आपको बताने के लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो आपके अंदर नहीं है। तो आप बस सीखने जाते हो, और सीखने जाते हो तो जो आपके साथ जो कलीग होते हैं, आपके जो साथ में आपके काम कर रहे होते हैं, वो एज ए इंजीनियर आपको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते हैं। तो आपके अंदर सबसे लैक ऑफ एटीट्यूड एक जो पॉइंट है, ये भी देखा जाता है, जो हमारे इंजीनियर्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है कि जब आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होगी, जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होगे, आपके अंदर एटीट्यूड होगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, तो लैक ऑफ नॉलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा वहां से। जब आपके अंदर आप एक इंजीनियर इस तरह का एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देखा गया है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो होती है कमी होती है। जो फ्रेशर होता है जब किसी साइट पे जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी देखी जाती है। एक पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं कि लैक ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल्स, मतलब आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स की कमी देखी जाती है। आप जब सेकेंड ईयर में होते हैं या फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो आपको कॉलेज में ऑटोकैड, स्ट्रैटो, कई तरह के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, लेकिन आप उसको कितना सीखते हैं, और हो सकता है आपको अप्लाई करने का मौका ना मिले। आपको सॉफ्टवेयर आप सीख तो जाते हैं उस समय, लेकिन आपको किस तरह से परफॉर्म करना है वो आपको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और आप भी उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हो। मैक्सिमम बच्चों को देखा जाता है कि वो इस सॉफ्टवेयर को जो उस समय सिखाया जाता है उसको सीरियस नहीं लेते। तो आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स की भी कमी देखी जाती है। वो स्किल आपको तब महसूस, उसकी ज़रूरत तब महसूस होगी जब आप साइट में जाओगे। जैसे किसी किसी आर्किटेक्ट के अंडर में आप काम कर रहे हैं, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और जिस आर्किटेक्ट की आपके यहाँ साइट पर ड्राइंग आई है, हो सकता है उसको एग्जीक्यूशन कराने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि आर्किटेक्ट हमेशा वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो वो आपसे कहता है कि सर आप इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर लीजिए। लेकिन आपको जब ऑटोकैड आएगा, स्ट्रैटो आएगा, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आपने सीखे हो, अगर वो आपको आएंगे तभी आप तो उसमें चेंज कर पाएंगे। आप उसमें ही फेल हो जाते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। जो आर्किटेक्ट आपको डायरेक्शन देता है, जो आर्किटेक्ट आपसे कहता है, उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो।
क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो ये भी एक तरह का पॉइंट हो गया कि इस तरह की चीज़ें भी, इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारे इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती है। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ गया वो होता है लैक ऑफ सपोर्ट। आपको आपके जो साथ काम कर रहे होते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आपका सुपरवाइजर होता है, ठीक है, हेड मिस्त्री होता है, कई तरह के लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं। जिस साइट पे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। हो सकता है आपको सपोर्ट ना करें, आपको सिखाएं नहीं, आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको सीखते हुए आगे बढ़ना है। अगर यही एक समय होता है वो हर एक सिविल इंजीनियर फेस करता है। इस समय को आपको निकालते हुए आगे बढ़ना है। जो बुरी चीजें हैं, जो निगेटिव थॉट्स हैं, इसको आपको दूर करते हुए पॉजिटिविटी को लेते हुए कि आप आज क्या सीखे, आप एक दिन साइट पे गए, आपने क्या सीखा, ऐसे थॉट्स को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं लाना है कि मुझे जॉब छोड़नी है। आप जॉब छोड़ दोगे तो सीखो कैसे। इस तरह की प्रॉब्लम जो है एक फ्रेशर को और या किसी भी साइट इंजीनियर को झेलनी पड़ती है। अगर आपके उस अंदर नॉलेज की कमी है या किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, वो झेलनी पड़ती हैं। तो आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो आपको आता है सीनियर का जो प्रेशर होता है वो आपको हैंडल करना आता है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सीनियर प्रेशर, सीनियर का आपके ऊपर प्रेशर होता है। वो कई तरह के काम तो आपके ऊपर होते ही हैं, वो अपना काम भी आपके ऊपर डालता है। वो आपसे बोलता है प्लास्टर की मेजरमेंट कर देना, पुट्टी की मेजरमेंट कर देना, आपसे कहता है पेंट की मेजरमेंट कर देना। वो कई तरह के जो एक बल्क में काम होता है ना वो आपको हैंड ओवर कर देता है। हो सकता है वो अपने काम भी हैंड ओवर कर देता हो, उसको ही पता है ये काम एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में होने वाला नहीं है। अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी है या साइट बड़ी है तो ये सब काम प्रोसेस में होते रहते हैं। तो आपको हर काम को डील करने का, किस तरह से डील करना है आपको पता होना चाहिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए, कौन सा काम कैसे करना है उसका एक एकदम ड्यूरेशन बनाइए। कौन से काम में आप कौन से समय में आप कौन सा काम करेंगे, प्रॉपर उसको टाइम टेबल के हिसाब से हैंडल करेंगे तो आप इस प्रेशर को भी हैंडल कर पाएंगे। जो आप प्रेशर, जो सीनियर का सपोर्ट नहीं भी है और आपका जो सीनियर का प्रेशर है आपके ऊपर, इस सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मुझे जॉब को छोड़ देना है। किसी भी तरह से आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत वास्ट है और आपको सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। जो नेक्स्ट आपको आता है, जो आपको फेस करना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग। आप जब नए साइट पे रिक्रूट हुए होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि किस तरह से प्रोसेस कराना है। प्रोसेस का मतलब प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या रहेगी, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्किंग क्या रहेगी, साइट में काम कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा काम पहले कराना है, कौन सा काम बाद में कराना है, लेबर को कैसे हैंडल करना है, साइट को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो भी होती है आपको नहीं पता होती है, क्योंकि आपने कभी ऐसी इंडस्ट्री में आए नहीं होते हैं। आप शुरुआत में जब आए होते हैं तो सारी चीज़ों को आपको फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले क्या काम कराना है, साइट क्लीनिंग करानी है, एक्सकेवेशन कराना है, सैंड फिलिंग करानी है, पीसीसी करानी है, फुटिंग कंक्रीट करानी है, पेडेस्टल काम कराना है। ये सब काम करते हुए आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको साइट में रहते हुए ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको देखते हुए बारीकी से काम को ऑब्जर्व करना है कि आप काम करवा किस तरह से रहे हैं। जो आपकी साइट में कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है वो किस तरह से लेबर को हैंडल कर रहा है, किस तरह से साइट को मैनेज कर रहा है, किस तरह से काम को करवा रहा है, ये आपको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर चीज उससे पूछो कि भैया ये काम कैसे हो रहा है, भैया ये काम कैसे हो रहा है। आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको देखते देखते काम को तुरंत माइंड में करना चाहिए, किस तरह से हम काम सीख रहे हैं। आपको बिल्कुल भी आपके एटीट्यूड को नहीं झुकाना है। एटीट्यूड को डाउन किए बिना भी आप काम सीख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई नॉन टेक्निकल बंदे नहीं हैं, आप एक सिविल इंजीनियर हैं। आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज किस तरह से आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर काम आपको पूछना है, आपको ऑब्जर्व करते हुए भी सीखना है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि लो सैलरी, और लो सैलरी होने के बाद भी आपको अच्छे खासे काम करने पड़ते हैं, साइट में आपको जूझना पड़ता है। आपकी सैलरी कम होती है लेकिन आपको हर तरीके के काम करने पड़ते हैं। होता क्या है कि
आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो आपके सीनियर पोस्ट में होता है, वो आपको कई तरह के काम हैंडओवर करे। उसकी सैलरी 80-90 हज़ार हो सकती है, आपकी सैलरी 10 हज़ार हो सकती है। वो कुर्सी में बैठ रहा होगा, आप साइड में धूप में खड़े होकर काम करवा रहे होंगे, कास्टिंग करवा रहे होंगे, ब्रिकवर्क करवा रहे होंगे, प्लास्टर करवा रहे होंगे, पुट्टी करवा रहे होंगे, सारा काम आपको देखना पड़ता है। वो एक राउंड लगा के आता है, वो आपको डांट के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन ना, उसका एक्सपीरियंस जो साइट पे रहा है, उसने जो 10-20 साल साइट पे काम किया है ना, उसने भी हर तरह की चीज़ें फेस की हैं। उसने भी जो आज आप फेस कर रहे हैं, उसने 10 साल पहले फेस की हैं और इन चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ा है। वो आज कुर्सी पे बैठा है तो उसने कभी ना कभी साइट पे मेहनत की है। तो ज़रूरी नहीं कि उसका काम आप अभी से करने लगो, कि आप अभी से कुर्सी पे बैठने लगो। नहीं, आपको सीखते हुए आगे बढ़ना है। वो आएगा, ऑब्जर्व करेगा, आपको डांटेगा कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं देखी। आपको ज़रूर बुरा लगेगा कि मैं पूरे दिन से यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, वो आए और मुझे डांट के चले गए। ये निगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपसे इतना ज़्यादा है, उसकी सैलरी भी आपसे ज़्यादा है। उसका रीज़न आप जानने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि उसने मुझे डांट दिया। आप ये सोचिए कि क्यों उसको 80 हज़ार सैलरी मिल रही है, क्यों वो कुर्सी पर बैठता है। आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका वर्किंग स्टाइल। आपकी वर्किंग स्टाइल क्या होती है? आपका टाइम नहीं डिसाइड होता है बिल्कुल भी। आपका साइट पे आने का टाइम तो होता है। मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस आप मैक्सिमम सिविल इंजीनियर का मान सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आप साइट पे सुबह 8 बजे ही आ जाते हैं। आपको आगे का शेड्यूल तय करना होता है कि काम क्या करवाना है। भले ही आपको पता ना हो, लेकिन आपको साइट पे मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये डिसाइड करते हैं कि काम आगे कैसे करवाना है। आपके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र होगा वो तो होगा, काम वो करवाएगा, लेकिन आपको खड़े रह के वो सीखना होता है। आपको रात में, आपको शाम को निकलने का टाइम का डिसाइड नहीं है, पता नहीं कौन सा काम हो जाए, और आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि आप इंजीनियर हैं। आपको रुकना पड़ेगा। कास्टिंग चल रही हो, चाहे 2 बजे तक रात में चल रही हो, चाहे 12 बजे तक चल रही हो, आप रुक के कास्टिंग को ख़त्म करके ही जाना होता है। तो आपकी वर्किंग जो टाइमिंग होती है वो भी आपकी डिसाइड नहीं होती है। इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको हमने 8 से 10 पॉइंट बताए हैं, जैसे आपकी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एटीट्यूड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल्स, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, सीनियर का प्रेशर होता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग आपकी वीक होती है, आपकी सैलरी भी बहुत कम होती है, आपकी वर्किंग स्टाइल, वर्किंग टाइम भी डिसाइड नहीं होती है। तो कई तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरा अभी भी आपसे ये कहना है कि जितनी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आप फेस करिए। आप स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़िए। लेकिन आपको जॉब को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सीखेंगे ही तभी जब आप फेस करेंगे। अब जब फेस ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? तो इसलिए आपको लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अर्निंग बढ़ा सकती है। तो आपको लर्निंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और एक बात आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फिर से आपको दे रहा हूँ कि जो फ्रेशर होते हैं या 3 से 4 साल साइट में काम किए हुए इंजीनियर्स होते हैं, उनकी अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो जो डिज़ायरेबल अचीवमेंट सैलरी में सोचते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिविल गुरुजी के ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स से जुड़िए। आपको हर तरीके से टेक्निकल इम्प्रूव किया जाता है, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग सिखाई जाती है, आपको बीबीएस को मैनुअल एडवांस लेवल पे सॉल्व करना सिखाया जाता है, आपको सर्वे ऑटो लेवल को कैसे सेट करना है, प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करनी है, कंटूर मैपिंग कैसे करनी है, कलवर डिजाइन कैसे करना है, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, आपको किस तरह से किस काम को करने का कितना चार्ज करना है, रेट, आपको प्रॉपर बिलिंग सिखाई जाती है कि कैसे टेंडर बनना है, कैसे एमबी भरनी है, किस तरह से प्राइस एस्केलेशन को आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट रिकंसिलिएशन को आपको किस तरह से करना है। ये सब बातें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको डीपली एकदम पढ़ाए जाते हैं, आपको टेक्निकली स्ट्रांग किया जाता है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 9111001234 में कॉल मिलाइए और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि इस तरह के कोर्सेस आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं।
तो मैं चाहूंगा आप सिविल गुरुजी के टेक्निकल कोर्स से जुड़िए और अपने आप को इंप्रूव बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।